नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। एक तरफ बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो अब 20 अगस्त को शिवराज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल आ रहे हैं। बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड में 18 साल में किए गए कामों को जनता के बीच रखेगी। हालांकि अमित शाह के दौरे और बीजेपी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के कामों के आगे कांग्रेस टिक पाएगी? क्या कांग्रेस भी 15 महीने का हिसाब देकर जनता को लुभा पाएगी? आज इन्हीं सवालों की इर्द-गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। फिर एमपी आ रहे बीजेपी के चाणक्य। 20 अगस्त को भोपाल आएंगे अमित शाह, जारी करेंगे बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। क्या कांग्रेस भी देगी 15 महीने का हिसाब? एमपी बीजेपी के चुनावी बागडोर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के हाथों में है। लिहाजा 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर भोपाल आ रहे हैं। उनके दौरे के दौरान शिवराज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेगी, जिसमें बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलाव को बताया जाएगा। दरअसल बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई थी और ये फैसला हुआ कि अब समय आ गया है कि रिपोर्ट कार्ड जारी कर जनता के बीच सरकार के कामों को पहुंचाया जाए। जाहिर है कि शिवराज सरकार लगातार जनता से जुड़ी योजनाओं को ला रही है। साथ ही जिन योजनाओं ने 18 सालों में जनता और प्रदेश की तस्वीर बदली, अब उसी तस्वीरों को बीजेपी वोटर्स के बीच ले जाएगी। हालांकि अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं में जोश दिख रहा है। इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी भोपाल पधार करके आपके सामने उसको लॉन्च करेंगे। तो एक व्यापक अभियान अभी चुनाव की दृष्टि से हमारे गृह मंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर तय हुआ है और उसको लेकर के हम सब व्यापक तैयारियों में, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं में भी उमंग और उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। इसमें कोई दौराहा नहीं कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही चुनावी जंग लड़ेगी। उसके पास वो तमाम योजनाएं और विकास की ऐसी बेल है जो कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास महज 15 महीने में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान हुए कुछ एक काम ही है जो बीजेपी के विकास के कामों के आगे आसानी से नहीं टिक पाएंगे। लेकिन कांग्रेस अभी से शाह के दौरे और बीजेपी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर हमलावर हो गई है। वैसे अमित शाह जी का आना जाना कोई नई बात नहीं है। वो तो हफ्ते में 2-2 बार आते हैं। कहते हैं ना कि भाजपा के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। बाकी जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड की बात है, जनता इनका रिपोर्ट कार्ड 4 महीने बड़े अच्छे से पेश करेगी और ये चारों खाने चित हो जाएंगे। भले ही कांग्रेस कितने ही आरोप लगाए, लेकिन ये भी सच है कि इन 18 सालों में शिवराज सरकार ने महिला, युवा और बुजुर्गों के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई जिसने न प्रदेश की तस्वीर को बदला, बल्कि कांग्रेस के सामने वो चुनौती खड़ी की जिसका तोड़ शायद ही कांग्रेस के पास हो। यही वजह है कि चुनाव में कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के सहारे ही बीजेपी को चित करना चाह रही है, लेकिन ये इतना आसान रहने वाला नहीं। और शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड आने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उससे भी 15 महीने का हिसाब मांगा ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद। शुक्ला जी, चूंकि लोकतंत्र है और चुनाव में सबसे अच्छा अवसर यही रहता है कि आपने जनता के लिए क्या किया वो विस्तार से रखा जाए। हालांकि ये बात हो रही है कि आमतौर पर राजनीतिक दल इससे बचते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो कई तरह के उनके पास जवाब होते हैं कि इस कारण से ये नहीं हो पाया, या ये इतना हो गया, या अगली बार कर देंगे। लेकिन पहली बार है कि संभवतः कि बीजेपी या कोई सरकार कि अपने 18 साल का कार्यकाल का हिसाब दे रही है, क्योंकि होता है था कि अभी तक एक चुनाव तक से दूसरे चुनाव के बीच में कि 5 साल में क्या किया। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए? कांग्रेस की तगड़ी घेराबंदी या जनता के मनोविज्ञान को समझते हुए उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना?
बिल्कुल, आप ये देखिए कि अक्सर जो होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उससे ये विपक्ष सवाल करता है कि आपने 5 वर्षों में क्या किया या 18 वर्षों में क्या किया, 20 सालों में आपने क्या किया। जिसकी जितने की सत्ता होती है उससे उसका हिसाब किताब मांगा जाता है। और अकेले ये मतलब ये बीजेपी के संबंध में नहीं है, जहाँ कहीं भी जो भी राजनीतिक पार्टी जो है सत्ता में होती है उससे सवाल जवाब तो होते हैं। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त को हम लोगों ने जो भाषण सुना और इसके पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जब 15 अगस्त को उनका भाषण सुना था, तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जो कुछ कर रहा है उसका वो एक तरह से वो रिपोर्ट कार्ड ही पेश करने वाली बात होती है, जब वो उल्लेख करते हैं कि हमने इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला, हमने विकास के इस तरह के कार्य किए हैं, इतना सड़कों का जाल बिछाया है, इतना हमने सिंचाई का रकबा बिछाया है। तो अगर बीजेपी के द्वारा ये सब किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को कहीं निरुत्तर करने की कोशिश है। चुनाव के दरमियान जो है विपक्षी जब उनसे ये सवाल करें उसके पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड जो है जनता के बीच में लेके जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे तब जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कमलनाथ जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं और बीजेपी भी कमलनाथ से कहती कि आप अपने 15 महीनों का वो दीजिए। तो कमलनाथ अक्सर ये कहा करते थे कि पहले बीजेपी अपने 18 वर्षों का दे। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एक कदम आगे चल रही है और कहीं वो विपक्ष को निरुत्तर करने की कोशिश कर रही है। तो बिल्कुल निरुत्तर तो कर रही है ब्रजेश जी, लेकिन उत्तर तो देना होगा। और जब कंपैरिजन होगा तो हम पिछले दिनों जो कैंपेन देख रहे हैं जो बीजेपी ने शुरू किया है कि 2003 बिजली 23 बिजली, 2003 तक सड़क 23 में सड़क, 2003 तक सिंचाई 23 में सिंचाई, 2003 में कानून व्यवस्था 23 में कानून व्यवस्था, 2003 में बिजली, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। तो जब कंपैरिजन होगा तो ये सारी चीज़ें होगी। तो जब ये सारी चीज़ें होगी तो कांग्रेस को एक तो जवाब देना होगा, क्योंकि अगर वो चुप रहती है तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, और अगर जवाब देती है तो फिर बताना होगा कि फिर उन्होंने क्या किया। फिर भले वो बहाने बनाए कि भैया हमने किसान कर्ज माफ़ी की थी, हमको तो 5 साल के लिए चुना था, हमारी सरकार चुरा ली, पैसे दे के खरीद लिया, हम तो 15 महीने में इतना ही कर पाए। एक तीर से 2 निशाने साध रही है बीजेपी। अपना रिपोर्ट कार्ड देकर कांग्रेस को निश्चित तौर पर निरुत्तर कर रही है। साथ ही आप देखिए कि वो मतदाताओं में जो एक बीमारी होती है स्मृति विश्राम की, जो भूल जाता है, उसे भी याद दिला रही है। उसे ये बता रही है कि हमने आपके लिए क्या किया। पहले कहा जाता था, एक कहावत है मनोज जी, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा काम किया आपने, किसी की भलाई की है, भूल जाइए उसको, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र में चेंज हो गया तो कि नेकी कर ट्विटर पे डाल। अब क्या होता है, सोशल मीडिया पे डाल, ट्विटर पे डाल, सोशल मीडिया पे डाल, जहां जहां बता सकते हो वहां बताओ। तो आप देखिए ये हर मानव में प्रवृत्ति होती, अपनी बात को ज्यादा बढ़ चढ़ के बताना या उसने थोड़ा किया ज्यादा बताना। लेकिन राजनीतिक दलों की हम कह सकते हैं मजबूरी है। यदि वो नहीं बताएंगे जनता को हमने क्या किया तो वो तो भूल चुका है। तो फिर वो आपसे किस आधार पर आपका समर्थन करेगा। कांग्रेस लगातार कह रही कि 18 साल में तो कुछ किया ही नहीं इन्होंने, 18 साल में तो सिर्फ लूट खसोट बताई, आपने कमीशन खोरी की है। ऐसे समय में अमित शाह यदि अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे मनोज जी, बताएंगे ना कि 2003 के बाद 2023 में हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो आप देखिए जब वो बताएंगे अपनी अच्छाइयाँ कि सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, सिंचाई का रकबा देख लीजिए, आपके प्रदेश की हालत देख लीजिए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आएगी। क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि 2003 से पहले आप बता दीजिए, अपना रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए या 15 माह का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, तो क्या दे पाएंगे वो। तो और जो वो सवाल बार बार कर रहे हैं कि हिसाब दीजिए, तो वो कमजोर होगी। उनका जो अस्त्र है उसको अपने अस्त्र से काट रही है एक तरह से बीजेपी, उन्हें निरुत्तर कर रही है। यदि हम हिसाब दे रहे हैं तो आप भी हिसाब दीजिए। जब आप हिसाब दोगे तो सामने वाले से हिसाब मांगोगे, और जिसके पास बताने को होता है ना मनोज जी, वही बता पाता है। तो बीजेपी के तर्कस में बहुत सारे तीर होंगे, बहुत सारी योजना है निश्चित तौर पर, लाडली बहना से लेकर जो लाडली बहना योजना है, आप देखिए एक के बाद एक योजना है, एक के बाद एक कार्य है, उनके पास लंबी फहरिस्त है जो बता सकते हैं। कांग्रेस क्या बताएगी? कांग्रेस बताती है कि हमने कर्ज माफ किया, अधूरा रह जाता है। कांग्रेस बताती है कि हमने साहब बिजली के बिल कम कर दिए थे, लेकिन फिर उसके साथ एक माइनस पॉइंट जुड़ जाता है कि बिजली जाने लगी थी। आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि यदि आप, जब बीजेपी कहेगी कि आप बिजली
मुफ्त की बात कर रहे हैं, 100 यूनिट मुफ्त की बात कर रहे हैं, तो आपका कार्यकाल 15 माह में आया था, किस तरह से हाहाकार मचा था। आप देखिए बिजली जाने लगी थी तो लोगों को याद आया था कि 2003 से पहले कैसा मध्य प्रदेश था। और तो सोशल मीडिया पे बड़े मीम्स थे, बड़ा एक दिलचस्प ये भी था कि आप उसको पॉजिटिव सोचिए कि बिजली बार बार नहीं जा रही है, बार बार आ रही है। तो तब आपसे भी हिसाब मांगा जाएगा। आप पर आरोप लगे थे कि आप तबादला उद्योग चला रहे हो, कितनी तेजी से तबादले होते थे, दिन में 3 बार तबादले बदल जाते थे, तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। वो चीजें मतदाताओं को जो वो भूल चुका है उसको याद दिलाने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा तीर चला है या ऐसा अस्त्र चलने जा रही है बीजेपी जिससे कांग्रेस को मुश्किलें होंगी। और पहली बार आप देखिए कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आपसे आपके घोषणा पत्र पर सवाल जवाब किए जा रहे थे। इससे पहले कभी कोई घोषणा पत्र पे बात नहीं करता था। पुराने घोषणाओं पे एक दो चंद मुद्दे रहते थे, चंद जो लोक लुभावन वादे रहते थे उन पर बात होती थी। यदि हम कर्ज माफी की बात करें तो यही लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है। इससे बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी को भत्ता देने से लेकर रामपथ गमन से लेकर ऐसे गौशालाएं बनाए, ऐसे दर्जनों नहीं मुद्दे रहते हैं। हर जाति हर वर्ग को साधने के लिए मुद्दे रहते हैं, किसमें आपके घोषणा पत्र में, आपके वचन पत्र में। लेकिन जनता क्या, नेता भी उस पर बात नहीं करते। तो जब आप याद दिलाओगे कि हमने क्या किया है तो उन बातों पर भी लोगों का ध्यान जाएगा। और जब कहा जाएगा कि आपने 15 माह में किससे शुरुआत की, तो आप एक वादे के अलावा दूसरा तीसरा चौथा नहीं गिना पाएंगे, तो आपके पास भी जवाब देते नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है ये ऐसा ही है कि आपने कोई हथियार चला है जो हम युद्ध देखते हैं महाभारत में और रामायण में, जिसकी कल्पना की गई है कि यदि किसी ने अस्त्र चला है तो उसकी काट आपके तर्कस में होनी चाहिए। तो आपने काट चल दी है। मुझे लगता है अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि वो नया हथियार क्या है, नया अस्त्र क्या चले, जिससे कि वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सके। तो बिल्कुल शुक्ला जी, ब्रह्मास्त्र की बात हो रही है और जो सबसे 2 बड़े योद्धा कांग्रेस के हैं वो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। जब 18 साल का हिसाब किताब बीजेपी रखेगी तो 15 महीने कमलनाथ, और जो कंपैरिजन हो रहा है तो 10 साल दिग्विजय सिंह। तो अपने हिसाब किताब के साथ साथ उनसे भी हिसाब किताब चुकता होगा कि 10 साल में बिजली सड़क पानी जो मैंने शुरू में कहा, और बाद के 15 महीने में जो कुछ हुआ जो ब्रजेश जी ने भी कहा, तो इनडायरेक्टली दोनों नेताओं को भी घेर दिया बीजेपी ने अपने इस ब्रह्मास्त्र से कि बोलोगे तो भी और नहीं बोलोगे तो भी। विक्रम बेताल की जो कहानी हमने सुनी है कि अगर सच बोलेगा तो उड़ जाऊंगा और झूठ बोलेगा तो सिर फूटेगा। देखिए, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक दूसरे से उनके कार्यकाल का हिसाब किताब पूछा जा रहा है, जैसा अभी ब्रजेश जी भी जिक्र कर रहे थे, आधार वर्ष तो 2003 है। मतलब जब दिग्विजय सिंह का जो टेन्योर था, 10 वर्षों का टेन्योर था, उसमें जो बिजली पानी सड़क की जो दुर्गति थी, जिस तरह से प्रदेश के लोग जो है हाहाकार कर रहे थे, तो वो उस दौरान जो है जो एक विकास का एजेंडा तय हुआ था, उसी विकास के एजेंडे के साथ ही बीजेपी आगे बढ़ती रही। और कांग्रेस के पास में बीजेपी के विकास के एजेंडे के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हालांकि उस समय भय भूख भ्रष्टाचार की बात हुई थी, और भय और भूख की क्या स्थिति है प्रदेश में, ये मुझे लगता है आप हम सभी जानते हैं। और भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो भ्रष्टाचार को जो है उनके निशाने पर है और ये बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, तो सबसे पहले तो इन दोनों नेताओं को ये चर्चा करना चाहिए कि रिश्वत की दरें जो थी वो 2003 में क्या थी और आज रिश्वत की दरें क्या है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में घूस अराजक की स्थिति में रिश्वत की दरें तय हो गई है। लाइसेंस बनवाना है तो आपको 600 रुपए लगेगा। तो सबसे पहले अब ये देखना है कि दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं जो एक दूसरे को मुद्दों पर घेर रही हैं, ये सबसे पहले ये बताएं। लेकिन आपको लगता है जो आपने कहा कि ये पार्टियां कहेंगी कि भैया 2003 में हम तो इतने पैसे लेते थे और आप इतने, क्योंकि बीजेपी तो अभी तक राजीव गांधी को बयान बार बार याद दिलाती है कि जो उन्होंने लाल किले से कहा था कि 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसे मिलता है। मतलब आप देखिए हर वर्ष जो है रिश्वत, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उससे जैसे रिश्वत की दरें भी बढ़ जाती हैं। तो देखना ये है कि ये दोनों पार्टी भ्रष्टाचार पे क्या कहती है, क्या बीजेपी कहती है और क्या कांग्रेस कहती है। भले 18 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड दिया हो बीजेपी ये बता रहे हैं उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया। लेकिन आपको लगता है ऐसा होगा, क्योंकि एक उदाहरण दे रहा हूँ शुक्ला जी कि जब उज्जैन महाकाल लोक की मूर्तियों का मामला हुआ था सप्तऋषि की, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भोपाल में। भूपेंद्र सिंह मंत्री होते हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री, वो ये बताते हैं कि भैया कांग्रेस ने भी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया महाकाल लोक में, हमने तो किया ही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि वो हो पाएगा? मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 18 वर्ष का आप रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि आपने विकास के लिए इस तरह के काम कर दिए। कांग्रेस भी अपने संबंध में कुछ कहेगी कि हमने किसान कर्ज माफी की, बिजली की। मैं दोनों से ये पूछना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों के लोग ये बताएं कि भ्रष्टाचार की स्थिति 2003 में क्या थी और अब
23 में वो, लेकिन मजबूरी है कि अभी दोनों पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ नहीं, क्योंकि हमारा जो शो है केवल पत्रकारों का है। अगर वो होते तो निश्चित तौर पर आपकी बात का जवाब उनसे जरूर लेकिन लेता। शुक्ला जी, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है, या मुद्दा भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि जो सरकारें पलट देता है मध्य प्रदेश में? क्या वैसा नैरेटिव बना पाई है कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है ना। शुक्ला जी, हेलो जी जी आप ही से सवाल था ब्रजेश जी का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा। देखिए, कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे के चलते ही बीजेपी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा। और अगर 2018 में बीजेपी के खिलाफ कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी थी तो उसका मुख्य कारण तो था करप्शन था। और अभी भी आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार की अराजक स्थिति है, नियम कायदों के पालन में घूस लगती है। लेकिन शुक्ला जी, और मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री कर सकता हूं कि देखिए, भ्रष्टाचार तो तमाम राज्यों में है, लेकिन आप कह रहे हैं कर्नाटक में सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से बहुत सारे इशू थे, वहां का जातिगत समीकरण अलग था, अलग समीकरण थे, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, क्या नैरेटिव ऐसा बना पाई है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस के दामन पर भी बहुत सारे दाग हैं मध्य प्रदेश में, और 15 माह की सरकार जिसने देखी है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो। गुजरात एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक पुल गिर जाता है, कहा जाता है करप्शन के कारण गिर आप गया। देखिए कि मोरवी नदी का पुल, हाँ। और 100 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद उस क्षेत्र से ही बीजेपी जीत जाती है। और जब उस दौर में हम जब भ्रष्टाचार को लोगों ने शिष्टाचार बना दिया है, हम आपको कहें कि आप लोगों को काम अपना कराने के लिए थोड़ी बहुत राशि दे देते हैं, तो जीरो टॉलरेंस की नीति तो लेकर आई बीजेपी, लेकिन कोई ऐसी नीति कांग्रेस लेकर आई है? उसने कैसा उदाहरण दिया है? यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, या हम राजस्थान की बात करें, या हम देखें कि कर्नाटक की बात कर लें, तो जनता सब जानती है कि इस मामले में हमाम में सब नंगे हैं। तो किस पर भरोसा करेगी, किसके समय में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, ये देखती है वो। बुरे तो दोनों ही हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों की हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो एक तरफ हुआ है, एक तरफ खाई है। तो जनता तो ये निर्णय करेगी ना कि किस तरफ जाना है। जब उसको चुनना दो में से ही, दो बुरे लोगों में से, तो ज्यादा बुरा कौन है? ब्रजेश जी, केवल जनता नहीं जानती है, मंच पे बैठे सारे नेता एक दूसरे के बारे में जानते हैं। मैं आपको बता दूं, आप ये बताइए कि क्या पटवारी घूस खाता है, इसकी जानकारी तहसीलदार को नहीं है? तहसीलदार घूस खाता है, इसकी जानकारी कलेक्टर को नहीं है? कलेक्टर घूस खाता है, इसकी जानकारी प्रभारी मंत्री को नहीं है? हर व्यक्ति जो है एक दूसरे की सच्चाई जानता है। लेकिन धन्य हमारा देश कि यहाँ पर खुले तौर पर। लेकिन ये तो ऐसा हो गया ना, जो ब्रजेश जी ने कहा कि इसी मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, लेकिन विधानसभा में जब सवाल लगता है, वही उमंग सिंगार क्लीन चिट दे देते हैं, वही जयवर्धन सिंह क्लीन चिट दे देते हैं, वो कांग्रेस फिर उस मुद्दे को बाहर उठाने लग जाती है। देखिए, राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है, और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ जब तक जो है जनता नहीं जागरूक होगी, और जनता जब तक इसको मुद्दा बनाकर जो है राजनीतिक दलों को सबक नहीं सिखाएगी। लेकिन इसको नहीं लगता कि इसके पीछे एक बड़ा कारण जनता का एक लालच भी है? क्योंकि आप देखिए कि अगर जो फ्रीबीज, अगर 1000 की योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके घर में ट्रैक्टर, उसको भी 1000 रुपये चाहिए, जो 5 मंजिला मकान में रह रहा है उसके यहाँ से नकली हेल्थ कार्ड पकड़े जा रहे हैं, जिसके घर में गाड़ी घोड़ा कार है वो राशन कार्ड से 5 किलो गेहूँ वाला चावल ले रहा है गरीबों के हिस्से का, जिसके बाद 250 रुपया वो VIP दर्शन कर ले रहा है महाकाल के, जिसके बाद 750 रुपया है वो VIP दर्शन कर ले रहा है भगवान के। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक भी इसके लिए आपको नहीं लगता जिम्मेदार है, और उसको नीचे से सुधार करने की जरूरत है? अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी आयुष्मान कार्ड का घोटाला जिसको बैग में पकड़ा है वो क्या, उसको क्या पब्लिक कर रही है? उसको क्या कौन सा निश्चित सर? तौर पर उसमें पब्लिक से इन्वॉल्व है। कार्ड जो लोग किसने गलत बनवाया? अपना कार्ड दे रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, बीमारी के जो पात्रता नहीं है वो जाके अस्पताल में, तो ये गठजोड़ है ना, अस्पताल का जो स्वास्थ्य माफिया है उसका गठजोड़, और जनता उसमें भागीदार है। हो सकता है उनको भी कुछ हिस्सा मिल रहा हो, आपके कार्ड का मेरे कार्ड का कोई इस्तेमाल गलत कर सकता है। लेकिन जो शुक्ला जी आपने मुद्दा उठाया निश्चित तौर पर गंभीर है, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, क्या इन सबके सारे फ्रीबीज की जो लड़ाई है उससे भी लड़ने का प्रयास है बीजेपी का? कि ठीक है, आप क्षणिक लालच में मत पड़िए कि वो आपको 1500 देंगे, आपको 500 देंगे, आपको 500 का सिलेंडर देंगे। देखिए, हमने 15 साल में कानून व्यवस्था ऐसी कर दी है, बिजली इतनी दे दी है, सड़कों का इतना जाल बिछ गया है, इतने स्कूल खुल गए, इतने कॉलेज खुल गए हैं। देखिए मनोज जी, जो आपने बात वो कही छोटा ना, सा जनता भी जिम्मेदार है। हमारी मानसिकता ही ऐसी है कि लालच में जाते हैं, हम अपना लाभ देखते हैं। यही वजह है कि हमने इतने साल गुलामी की। क्यों गुलाम क्यों हुए? हम लालच की वजह से ही हुए ना, मजबूरी तो बाद में आई है, आप पे आक्रमण किया, कुछ किया।
तो यहाँ आपको लालच को आपको दूर करना होगा। आप जिस तरह से परिवार का ख्याल रखते हो, आपको लगता है कि परिवार में यदि हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे या कोई एक के साथ पक्षपात करेंगे, तो वैसा पक्षपात आपको नहीं करना है। आपको परिवार समझना है। जब आप राष्ट्र भावना जब जागृत होगी ना, तो आपको लगेगा ये मेरा घर है, इसको नुकसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है फ्री बीज की जो स्कीमें हैं धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। आगे जाकर आपको इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोग भी जागरूक हो गए। जब देख रहे हैं कि श्रीलंका पड़ोस में कंगाल हो गए, पाकिस्तान कंगाल हो गए, तो इस तरह की योजनाओं पर भी सरकारों को खासकर विचार करना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को। अभी तो सत्ता में आने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। एक 1000 दे रहा है तो आप 2000 देने की बात कर रहे हैं। यदि आप 2000 देते हैं तो वो 3000 का वादा करते हैं। तो ये वादा जो है जनता भी समझे, इसको राजनीतिक दल भी समझे कि और जनता ये भी सोचे कि पैसा जो आपको मिलना वो आएगा कहाँ से। बराबर समय की कमी है, चर्चा को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपना हिसाब किताब जनता के सामने कर रही है, तो देर सेर से ही सही कांग्रेस को भी अपना हिसाब किताब जनता के बीच लेकर जाना होगा। और जब कंपैरिजन होगा तो भले कांग्रेस कहे कि उनके 18 साल और हमारे 15 महीने बहुत नाइंसाफ़ी है, लेकिन सवाल ये है कि जो योजनाओं की जब बात होगी वो फिर बात यहीं जाकर नहीं ठहरेगी कि 3 से शुरू होगी, बात जाएगी 93 तक कि तब 93 से 93 से 2003 तक क्या था, 2003 से 2023 तक क्या बदला है। तो इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।